साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन के चौपाल के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और कड़ी मेहनत और अपना खून पसीना बहाने के बाद वो अपनी फसल उगाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम उनको शत शत नमन करना चाहते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच कुछ किसान भाई मौजूद हैं, साथ ही कुछ महिला कृषक भी मौजूद हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनका समाधान वो हमारे बीच मौजूद हमारे एक्सपर्ट से पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी और दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम आए हैं जिला नर्मदापुरम के ग्राम पानबरई में और आज हमारे बीच जो एक्सपर्ट्स हैं इनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगी। राजीव यादव जी जो कि सहायक संचालक हैं कृषि नर्मदापुरम से, साथ ही हैं डॉक्टर विनोद कुमार बेड़ा जी जो कि साइंटिस्ट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से हैं, डॉक्टर राजीव शर्मा जी सहायक प्राध्यापक उद्यानिकी कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हैं, साथ ही हैं जयश्री देशमुख जी जो कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं। तो एक बार मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। तो सबसे पहले राजीव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषि के समसामयिक कार्य में अभी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कृपया आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। विभाग द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो कि कृषि में लगने वाले आदान सामग्री है, चाहे बीज हो या खरपतवार नाशक औषधि हो, सिंचाई यंत्र हो, इनके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें प्रमुख योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, बीज ग्राम योजना। बीज ग्राम योजना के माध्यम से किसान भाई अपने स्वयं के प्रक्षेत्र पर बीज तैयार कर सकते हैं और बीज की लागत से बच सकते हैं। वहीं दूसरा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन नाम की योजना है। इसमें दलहनी फसलों को बढ़ाने के लिए, उनका क्षेत्र विस्तार करने के लिए यह योजना संचालित है। इसमें किसान भाइयों को जो प्रमाणित बीज होते हैं उनके वितरण पर, यानी किसान भाई अगर प्रमाणित बीज खरीदते हैं तो उन पर 10 साल से कम अवधि की जो किस्म है उसमें 5,000 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों के खेतों में उन्नत पद्धति के प्रदर्शन लगाए जाते हैं। इन प्रदर्शनों में किसान भाइयों को 9,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है और इस अनुदान के लिए किसान भाइयों के जो कैफेटेरिया कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उस अनुसार हमारे किसान भाई सामग्री खरीद कर और हमें देयक प्रस्तुत करते हैं और किसानों के खाते में इस अनुदान की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। ठीक इसी प्रकार इसी योजना में पौध संरक्षण औषधि अगर किसान भाई क्रय करते हैं या खरपतवार नाशक क्रय करते हैं, इनमें भी 750 रुपये और 500 रुपये का अनुदान है। ठीक इसी प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए इसी योजना में जैव उर्वरकों के ऊपर भी अनुदान है जो कि 300 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान है। किसान भाई ये सामग्री क्रय करें और हमें अगर देयक प्रस्तुत करते हैं तो किसान भाइयों के खातों में इस योजना के माध्यम से अनुदान का प्रावधान किया जाता है। इसी प्रकार हमारे विभाग से जो सिंचित या कम सिंचाई वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के किसानों के लिए बलराम तालाब नाम की योजना संचालित है। इसमें किसान भाइयों को 80,000 रुपये, जो सामान्य वर्ग के किसान भाई हैं उनको 80,000 रुपये और जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसान भाई हैं उनको 1 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक इसी प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए और फसलों में अनुशंसित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना संचालित है। इस योजना के माध्यम से किसान भाई अपनी मिट्टी का नमूना जांच निःशुल्क करवा सकते हैं और वर्तमान में ज़िले में 7 प्रयोगशालाएं, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं। उनके माध्यम से किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच करवा के और जो अनुशंसाएं हैं उन अनुशंसाओं के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग कर खेती की लागत को कम कर सकते हैं।
ऐसे ही हमारे विभाग में एक और मुख्य योजना संचालित है जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहते हैं। ये भी विभाग में संचालित है। जो भी ऋणी या गैर ऋणी किसान हैं, ये किसान भाई इस योजना के माध्यम से अपनी खेती में होने वाले जोखिम को कम कर सकते हैं। और जैसा कि दर्शकों मैंने आपको बताया कि हमारे बीच कुछ किसान भाई भी यहाँ मौजूद हैं और इनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, तो चलिए इनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी, आपका नाम मैं जानना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम राम मोहन कुशवाहा है। मैं ग्राम पानवर्री में रहता हूँ और मेरे ग्राम के सारे किसान खेती करते हैं और बहुत सारी फसल उगाते हैं, जिनमें काफ़ी किसान जैविक कृषक हैं। पर वो जैविक खेती करना इसलिए नहीं चाहते, पर उसमें उत्पादन कम होता है। जबकि कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, रासायनिक खाद वगैरह से अच्छा उत्पादन मिलता है, तो वो सारे रासायनिक की ओर जा रहे हैं। तो उनको जैविक में कैसे आया जाए और अच्छा उत्पादन कैसे पाए, मैं जानना चाहूँगा। जैविक खेती की ओर आकर्षित हो, क्योंकि सर केमिकल से कहीं ना कहीं बहुत अधिक नुकसान होता है। मैं इस मंच के माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, हमारे विभाग का एक विंग और है जो मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था है। जैविक खेती के संदर्भ में पूरा काम ये संस्था करती है। चूँकि ये निश्चित है कि जैविक खेती में कहीं ना कहीं आरंभ में उत्पादन की कमी होती है, जिससे किसान को जितना उनका अपेक्षित लाभ है वो अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। परंतु यदि हमारे किसान भाई मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में अपना पंजीयन करवाते हैं, वहाँ से उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। इसके उपरांत इस जैविक उत्पाद की कीमत ज़्यादा किसान भाइयों को प्राप्त होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई जैविक उत्पाद की अधिक कीमत मार्केट में प्राप्त करके अपने इस होने वाले नुकसान को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और इसके लिए मैं ये भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमें जैविक प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन करवाना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे फील्ड स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं। हम किसानों को इसमें पूरी मदद करेंगे। सर, जैसे कि और भी किसान भाइयों के मन में सवाल हैं, तो क्या आपसे जुड़ी कोई वेबसाइट भी है या कोई फ़ोन नंबर भी है जिनके माध्यम से हमारे किसान भाई सीधे आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमारे किसान भाई mpkrisi.org वेबसाइट है, इसके माध्यम से भी विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हमारे क्षेत्रीय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, इनसे भी सतत संपर्क में रह सकते हैं। किसान भाइयों, आपको भी अगर खेती बाड़ी में किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल इस वेबसाइट पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे बीच और भी किसान भाई हैं, और चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम मैं जानना चाहूँगी। जी मैडम, मेरा नाम सुरेश कुशवाहा है, ग्राम पानवर्री, तहसील इटारसी, MP से। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भिंडी की फसल में जो जड़ में गठान बन जाती है और झाड़ बढ़ने से रुक जाता है, उसका समाधान बताएं। इनका समस्या यह है कि यहाँ सब्जी में कि अच्छा क्षेत्र है ये, तो भिंडी की फसल में क्या है, निमेटोड की समस्या आती है। निमेटोड में क्या होता है, जड़ में गठान बन जाती है तो ऊपर पौधा सूख जाता है। तो इस समस्या के लिए सबसे पहले हम जो सब्जी लगाते हैं तो समर जो गर्मी होती है उस समय से गहरी जुताई करें। तो वहाँ पर उसका क्या, क्योंकि ये निमेटोड क्या होते हैं वो ज़मीन के अंदर होता है, भूमि के अंदर होता है, तो गहरी जुताई के कारण गर्मी में वो निमेटोड के काफ़ी हद तक मर जाते हैं। दूसरा है, एक ही फसल बार बार न लगाएं। जैसे आप भिंडी लगा रहे हैं या टमाटर लगा रहे हैं, मिर्ची लगा रहा है, जिसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, मतलब फसल का बदल के लगाएं, तो ये समस्या का निदान वहाँ मिलता है। यदि फिर भी यदि निमेटोड की समस्या आती है तो एक केमिकल का यूज भी कर सकते हैं। नेमाफॉस के नाम से केमिकल आता है, आप उसका यूज करें। उससे यदि जैविक पे ही जाना चाह रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम से आता है, हम उसका उपयोग करके निमेटोड की समस्या का समाधान काफ़ी हद तक प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल जो है मेरा सर विनोद कुमार सर आपसे है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बासमती धान में कौन सी नई किस्म आई है एवं बीज कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं?
बासमती धान में 4-5 अच्छी किस्में आई हैं जिनका उत्पादन भी ज़्यादा है और रोग रोधी भी हैं और कीट रोधी भी हैं। तो जो किस्म आई है, एक तो पूसा बासमती 17-18 है। ये किस्म पुरानी जो किस्म है हमारी, जो बहुत फेमस किस्म है 11-21, उसी की मतलब अपग्रेड वर्जन है ये। और इसमें नेक ब्लास्ट जो है वो रोग के प्रति रोग रोधिता है। साथ ही जो दूसरी किस्म आई है वो है पूसा बासमती 16-37 आई है। इसके बाद में एक और पूसा बासमती 18-47 आई है। और जो दो नई किस्में आई हैं वो इसी साल रिलीज हुई हैं। आने वाले समय में किसानों को उसका बीज मिलेगा। वो किस्म है पूसा बासमती 18-85 और पूसा बासमती 18-86। इन किस्मों को बीज के लिए किसान भाई जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है न्यू दिल्ली में, वो ही बासमती पे काम करते हैं और वहाँ से संपर्क करके किसान भाई इन नई किस्मों का बीज जो है वहाँ से लेके आ सकते हैं और अपना बीज भी स्वयं बना सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे बीच कुछ महिला कृषक भी मौजूद हैं, तो चलिए हम इनसे भी बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि ये अपने परिवार में किस तरह से अपने पति की सहायता करती हैं कृषि कार्य में। और साथ ही हम जानना चाहेंगे कि कृषि के अतिरिक्त भी क्या अपनी आय को बढ़ाने के लिए अन्य कार्य करते हैं ये लोग। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। हेलो दीदी, सुनीता कुशवाहा। सुनीता जी, आप कहाँ से हैं? यहीं से पानबर्री। सुनीता जी, पानबर्री से आपने अपने खेत में कौन सी फसल लगाई है? धान लगाए दीदी। तो आप ककड़ी। आपको किसी तरह की समस्या है? हाँ, समस्या है। आप बताएं। उसमें ये सोन मक्खी लगती है और इल्ली लग रही है और पीली पड़ रही फसल। धान भी उसमें इल्ली लग रही है, माहू है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे एक्सपर्ट से इनको इनकी समस्या का निराकरण अवश्य मिलेगा। धान में इस समय जो है माहू की शिकायत कई किसानों के यहाँ आ रही है क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। इस समय माहू की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो किसान भाई अपने खेत की मॉनिटरिंग करते रहें और देखें कि माहू का प्रकोप अगर है तो माहू के लिए जो दवाई है इमिडाक्लोपिड करके आती है, या फिर उससे भी एक अच्छी दवाई है थायोमेथाक्साम, उसका स्प्रे करें। और इस दवाई का असर लगभग 10 से 12 दिन तक रहता है। तो अगर 10 से 12 दिन के बाद फिर माहू की समस्या आती है तो पुनः जो है इसका दवाई का स्प्रे करें। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसान भाइयों, समय समय पर आप अपनी फसलों का निरीक्षण करते रहें और किसी भी समस्या को आप तुरंत देखें और दवाइयों का आप इस्तेमाल करें। और अभी चलिए फिर से हम बढ़ते हैं कृषक महिला की ओर। हम आपसे बात करना चाहेंगे। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, सरजू शर्मा। आपने अपने खेत में कौन सी फसल लगाई है? धान लगी, ककड़ी, गिलकी, बल्लर। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खेती किसानी के अलावा भी आप कुछ और कार्य करते हैं, जैसे कि पशुपालन, ताकि आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिल सके या अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके? जी, गाय है और धंधा भी करते हैं मनिहारी सामान का, सिलाई करती हूँ थैली की। तो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत तरक्की करें। साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि किसी तरह की समस्या हो तो हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकती हैं। समस्या क्या मैम, यही है कि वो सब्जी में माहू लग रही है और कमरा बहुत ज़्यादा है अभी फिलहाल में। पेड़ सूख रहे हैं, हरे के हरे, फूल वगैरह भी लगे हैं, उनमें भी यही समस्या है कि हरे पेड़ है जो वो सूख रहे हैं अपने आप। तो सर, इनका सवाल ये है कि जो हरे पेड़ हैं वो सूख रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? जैसा कि उन्होंने बताया कि उनकी सब्जी में माहू की समस्या है। माहू जैसे उसको एफिड बोलते हैं और ये रस चूसक कीट होते हैं, मतलब पौधों में रस चूसते हैं और इसका क्या है, फिर धीरे धीरे पौधे सूख जाते हैं पीले पड़ के। तो इनके लिए जो दवाई बाज़ार में उपलब्ध होती है, इमिडाक्लोपिड है, थायोमेथाक्साम है, इन दवाई का उपयोग करके इस माहू का कंट्रोल किया जा सकता है। यदि जैविक पे जाते हैं तो माहू के लिए अपना जो नीम का तेल आता है हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। नीम बेस जो बाज़ार में दवाइयाँ मिलती हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कीटनाशक यदि हम स्प्रे करते हैं तो उसके कुछ दिनों तक सब्जियां नहीं खाना चाहिए, उस समय नहीं तोड़ना चाहिए। तो हम नीम का तेल का भी उपयोग कर सकते हैं माहू को कंट्रोल उपचार करने के लिए।
तो चलिए एक बार फिर बढ़ते हैं हमारे किसान भाई की ओर और ये कुछ सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम हरगोविंद कुशवाहा है मैडम जी, ग्राम पानवरी रहता हूँ, नर्मदापुरम। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जंगली सूअर बहुत परेशान करते हैं हम लोगों के लिए, और जैविक खेती लगाते हैं तो उसमें जैविक में गोबर का खाद डालते हैं, तो वो गोबर खाद में पूरे बेड का बेड खाली कर देते हैं मैडम जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो सर हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार द्वारा कोई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि जो जंगली जानवरों से भी फसलों का बचाव किया जा सके? वर्तमान में ऐसी योजना संचालित नहीं है, पूर्व में ये योजना संचालित थी और RKVY योजना से सोलर फेंसिंग का प्रावधान किया गया था। कुछ हमारे जो जंगली क्षेत्र हैं जिनमें आपका बाबई विकासखंड के आसपास उस समय योजना संचालित थी और उसमें सोलर फेंसिंग किया गया था। वर्तमान में मेरे इसमें विभाग में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं है जंगली सूअर को नियंत्रित करने के लिए। फसलें कई तो बिल्कुल नष्ट ही कर दी, उसके लिए क्या किया जाए? बहुत परेशान है। दूसरी बात, कोई जैसे किसी ने मार दिया तो उसको जेल जाना पड़ेगा, उसका राष्ट्रीयकरण क्या किया जाए उसके लिए? आप अवश्य इस और ध्यान दिया जाएगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो जंगली सूअर के लिए एक तो अगर अपन अपने खुद के लेवल पे अगर करें उपाय, तो झटका मशीन आती है जो कि बहुत कम करंट छोड़ती है, जिससे इंसान को कोई नुकसान नहीं है, किंतु अगर सूअर उससे आके टकराता है तो वो जो है भाग जाएगा, सूअर को भी उससे नुकसान नहीं होगा। दूसरा, अगर गांव के सभी किसान जहां पर ज़्यादा समस्या है, थोड़ा सा आपस में सहयोग करके और सूअर को की रोकथाम करें तो वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। उसमें कुछ उपाय जैसे कि अपन पटाखे चला सकते हैं या आवाज़ कर सकते हैं जिससे कि सूअर भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से सब एक दूसरे के सहयोग के साथ ही इस समस्या से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए दर्शकों एक बार फिर बढ़ते हैं किसान भाइयों की ओर। आप में से कोई किसान भाई सवाल? जी आप सवाल कर चुके हैं, मैं चाहूँगी और किसान भाई। अच्छा ओके, चलिए ठीक है, आपका नाम बताएं। मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा है। मेरे लिए ये समस्या है, मल्चिंग ड्रिप पे जो खेती करता हूँ, टमाटर लगाते हैं जैसे, अब उनके बांधने के लिए गिड़िया बांस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर बांस उपलब्ध नहीं है। कोई डिपो पे जाओ तो वो 100 रुपये 150 रुपये का एक बांस बताते, तो उसके लिए हमारी समस्या मतलब इसका इतना महंगा तो हम खरीद नहीं पाएंगे। इस कारण हमको मतलब कहीं से गवर्नमेंट के जो कम रेट का है वो उपलब्ध कराया जाए। बहुत अच्छा सवाल है राजीव सर। हम आपसे चाहेंगे कि आप कुछ गवर्नमेंट की योजना के बारे में बताएं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे विभाग से कृषि यानी फसलों से संबंधित ड्रिप की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। सिंचाई उपकरण हैं, इनकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और मल्चिंग और ड्रिप, ये दोनों ही चीज़ें उद्यान विभाग से उद्यान विभाग की योजनाओं से संचालित है, वहाँ से इन पे लाभ दिया जाता है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ऐसी अभी वर्तमान में कोई योजना नहीं है कि हमारे जो फसलों को सहारा देने के लिए बांस बल्ली इन सब चीज़ों पर अनुदान का ऐसा कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं है। परंतु आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ऐसा प्रस्ताव जाए तो शासन इस विषय के ऊपर विचार जरूर कर सकते हैं। राजीव सर, और कोई गवर्नमेंट से संबंधित योजनाएं जो अभी तक हम नहीं बता पाए हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, तो कृपया वो भी बताने का प्रयास करें ताकि किसान भाई अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जैसा कि यहाँ लगभग हमारे विभाग से संबंधित सारी स्कीम्स में बात हो चुकी है, परंतु फिर भी मैं किसान भाइयों से को बताना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट किसी विभाग में या किसी योजना में होगी, उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि अभी हमारे किसान भाई केवल सीमित हैं कि वे अपना उत्पादन यानी प्रमाणित बीज पे ही अनुदान ले पा रहे हैं। अगर किसान भाई बीजोत्पादन के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर वो बीजोत्पादन करना चाहते हैं, वो अपनी बीज समिति बना सकते हैं या बीजोत्पादक कंपनी बना सकते हैं
और इन बीजोत्पादक कंपनी या बीजोत्पादक जो समितियां हैं, इनके ऊपर किसान भाइयों को बीज उत्पादन के ऊपर और प्रजनक बीज खरीदने के ऊपर इन पे भी अच्छा अनुदान किसान भाइयों को उपलब्ध होता है। दूसरा इसका लाभ ये होता है कि किसान भाइयों को नए नए बीज प्राप्त होते हैं, सीधे अनुसंधान केंद्रों से बीज प्राप्त होते हैं, अच्छी गुणवत्ता के बीज होते हैं। वो किसान भाई अगर पहली बार लेके आएंगे तो एक तो उन पर अनुदान मिलेगा उत्पादन का या आपका प्रजनक बीज खरीदने का, और अगर किसान भाई उसको बेचेंगे तो उसके ऊपर भी किसान भाइयों को ज़्यादा मूल्य प्राप्त होगा। तो किसान भाई ऐसे भी अपना एक नया व्यवसाय इसमें बना सकते हैं। तो ऐसे यानी प्रजनक और आपका जो आधार बीज उत्पादन है उन पे भी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे हमारे विभाग की एक और स्कीम है, चूँकि यहाँ पर छोटे जोत वाले किसान हैं, उनके लिए हमारे विभाग से 20 ग्राम नाम की योजना संचालित है, जिसमें अनाज वाली फसलों के बीज प्राप्त करने के लिए 50% का अनुदान का प्रावधान है, और यदि दलहन के बीज अगर किसान भाई प्राप्त करते हैं तो उसके लिए 60% अनुदान, जो लागत है उसका 60% का अनुदान का प्रावधान है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। हमारे विभाग से जो भी सिंचाई यंत्र किसान भाइयों को प्राप्त करने होते हैं या क्रय करने हैं, इसके लिए एक पोर्टल वर्तमान में संचालित है, ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल। इस पोर्टल पर जाकर किसान भाई अपना पंजीयन करवा सकते हैं, और पंजीयन के बाद अपने मन मुताबिक डीलर का चयन कर सकते हैं और वहाँ से वो सामग्री क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार का जो तरीका है वह कृषि यंत्र, चाहे रोटावेटर हो, सीड्रिल हो, आपका मल्टी क्रॉप थ्रेसर हो या हार्वेस्टर हो, इन सारे कृषि यंत्रों पर भी ठीक इसी प्रकार से ई कृषि यंत्र अनुदान के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से किसान भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राजीव सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। साथ ही साथ हम हमारे एक्सपर्ट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। साथ ही हमारे किसान भाई और महिला कृषक जो हमारे बीच मौजूद हैं, आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया होगा। तो साथियों, आपने देखा और जाना कि सरकार द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आवश्यकता है तो बस इस बात की कि आप उन योजनाओं के प्रति जागरूक रहें, उन्हें समझें और जानें और उन योजनाओं का लाभ उठाएं। और बस यही कहना चाहूँगी कि तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। तो जी हाँ, सरकार द्वारा तो बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है और किसान भाई भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो दर्शकों, कृषि दर्शन के अगले अंक में हम एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।